स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट चैप्टर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक देखेंगे। यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को समझने में। इससे न्यूमेरिकल भी 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो जो 25 तारीख को ये एग्जाम होने वाला है 2026 सीबीएसई बोर्ड का साइंस के, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट यह वीडियो है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं मुकेश कुमार, देखते हैं। सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में समझ में आता होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक बेसिक कंसेप्ट है लाइट चैप्टर का। कि रिफ्लेक्शन, जब हमारा लाइट किसी बॉडी से स्ट्राइक कर करके बाउंस बैक हो जाता है उसी मीडियम में, तो हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो हम उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। मीडियम चेंज करता है लाइट, तो उस कंडीशन में हम उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो उसी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड यह हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमारा? इट इज द एबिलिटी टू बेंड द इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बेंड द लाइट। यह एक एबिलिटी है, एक किसका? मटेरियल का, कि वह लाइट को क्या करता है? बेंड करता है। बेंड मीन्स मोड़ना। और किसका है? मटेरियल का। मटेरियल क्या हो सकता है? यहाँ पे मटेरियल हमारा एयर हो सकता है, मटेरियल हमारा वाटर हो सकता है, मटेरियल हमारा ग्लास हो सकता है। मीन्स जब वह मीडियम चेंज करेगा लाइट, तो वह किस मीडियम में जा रहा है वो उसके लिए वो मटेरियल कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे मटेरियल का बात किया गया है। और जब लाइट इन करता है उसमें, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, जिस मीडियम में वो जा रहा है, तो वहां पे लाइट वो बेंड करता है। बेंड मतलब मुड़ता है। अब वह बेंड किस तरफ से करता है? वह नॉर्मल की ओर जा रहा है या नॉर्मल से अवे जा रहा है, वो डिपेंड करता है उस मटेरियल पे। इसलिए कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि इट इज द एबिलिटी टू मटेरियल टू बेंड द लाइट। यह मटेरियल का एबिलिटी है कि वह लाइट को बेंड करता है, और इसे ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे एक लाइट, यह हमारा फर्स्ट मीडियम है और यह सेकंड मीडियम है। लाइट इंसिडेंट होने के बाद ये नॉर्मल है हमारा, तो यह बेंड यहां हो सकता है और यह जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, हो सकता है यह अभी भी चला जाए। तो यह डिपेंड करता है उस मीडियम के मटेरियल पे, यह किस मटेरियल से बना हुआ है। तो ये हो सकता है ग्लास होगा, या आपका वाटर होगा, या डायमंड होगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मटेरियल के बारे में कहा गया है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि जब वह एयर से वाटर में या ग्लास में या डायमंड में, तीनों मीडियम को हम देखेंगे वन बाय वन कि कैसे वो बेंड करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा मीडियम जो है वो एयर से, ये हमारा नॉर्मल है। लाइट हमारा इंसिडेंट किया, लाइट हमारा यहाँ पे इंसिडेंट किया है और यह बेंड हो गया है इस डायरेक्शन में। ये हमारा इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेंट है, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये हमारा मीडियम जो है एयर है और ये हमारा वाटर है। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हम जानते हैं, इसका है 1.3। और जब लाइट हमारा एयर से ही जब वो ग्लास में जा रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा बेंड कर रहा है, इसे इस डायरेक्शन में निकल जाना चाहिए था, तो ये बेंड अवे थोड़ा सा नॉर्मल से दूर जा रहा है। ये हमारा रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट। तो इस कंडीशन में हमारा रिफ्रैक्शन हो जाता है 1.42 के आसपास। और जब ये हमारा एयर है और ये हमारा क्या है? ग्लास। मीडियम क्या है? सेकेंड मीडियम ग्लास। और थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं कि जब वह ये हमारा रिफ्रैक्शन है, ये इंसिडेंट है, ये, और यह हमारा डायमंड है। ये जो मीडियम है सेकंड, वो क्या है? डायमंड है, ये एयर है। तो इस कंडीशन में डायमंड के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 के आसपास, 1.3, ये 1.4 के आसपास, और ये हमारा 2.4। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जब एयर से वाटर में आए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.3। जब ग्लास में आए तो 1.4, और जब एयर से डायमंड में आए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे हमारा इंक्रीज हो रहा है, वाटर, ग्लास और डायमंड। और यह जो बेंडिंग है, यह जो मुड़ रहा है, यह इंक्रीज होते हुए जा रहा है, मतलब नॉर्मल से अवे होते हुए जा रहा है।
इट मीन्स यहां से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, सिंबल के बारे में एनसीईआरटी तो इस तरह से रिप्रेजेंट करता है इनसे, और किसी किसी बुक में म्यू से भी लिखा जाता है, तो हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह किस पे डिपेंड कर रहा है, बेंडिंग पे। इट मीन्स अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो बेंड क्या करेगा, ज्यादा करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो वो बेंड कम करेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसी को हो गया, बेंडिंग के, वह बेंड कितना कर रहा है। तो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेंडिंग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब मटेरियल पे देखते हैं कि वाटर, ग्लास और डायमंड में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट कौन है। हम जानते हैं डायमंड, उसके बाद ग्लास है और उसके बाद वाटर है। तो डेंसिटी, एक डेंसिटी और एक ऑप्टिकल डेंसिटी, तो यहां पे जो डेंसिटी डायमंड का जो हार्डनेस है वो सबसे ज्यादा है, इसके मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं, ग्लास के थोड़ा सा कम, और वाटर के बारे में हम जानते हैं। तो हार्डनेस सबसे ज्यादा किसका है, डायमंड का है। तो इस कारण से जब लाइट इन करता है इस मीडियम में, तो लाइट क्या होता है कि और वह डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिस कारण से इसका बेंडिंग और ज्यादा हो जाता है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी पे यह डिपेंड किया, तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ऑप्टिकल डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। और एक और पॉइंट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारा स्पीड जो है लाइट का, वो किसमें समय ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा या इसमें, किसमें ज्यादा होना चाहिए। निश्चित रूप से स्पीड हमारा लाइट का इस कंडीशन में ज्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब डेंसिटी ज्यादा होगा तो वह मूवमेंट लाइट का उतनी आसानी से नहीं हो पाएगा, वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, रोकेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक रो में स्टूडेंट्स खड़े हैं और हम कहीं बीच में खड़े हैं, और अगर हमें मूव करने का जरूरत होगा तो इस रो में हम आसानी से मूव कर सकते हैं, इसी रो में हम आसानी से मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो रो है A1, B1, C1, D1, जो भी रो है, तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट आसानी से, हम इसमें आसानी से मूव कर सकते हैं। स्टूडेंट तो यहाँ पे खड़े हैं, वर्टिकली कॉलम में खड़े हैं। अब अगर हम इसी स्टूडेंट को, अगर हम इस तरह से स्टूडेंट कहीं कहीं पे अगर आ जाए, और अब अगर हम मूव करना चाहिए यहां से इस पोजीशन तक A to B, तो हमें मूव करने में डिफिकल्टीज आएगा, हमारा स्पीड जो है वह कम हो जाएगा। लाइट के साथ भी यही है कि जब डेंसिटी इंक्रीज करता है तो उसका स्पीड क्या होता है, डिक्रीज करता है। इट मींस ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट के, refractive index is inversely proportional to speed of light. It means if refractive index is more, then speed of light is decreases. If refractive index is less, then speed of light is increases. ये 3 पॉइंट है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये बेसिक पॉइंट था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब हम समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद स्नेल्स लॉ क्या है। स्नेल्स लॉ को समझेंगे कि स्नेल्स लॉ क्या है। जिस तरह से हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में समझे, पढ़े हैं लाइट में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट। उसी तरह से स्नेल्स लॉ भी कुछ क्या बता रहा है, रिफ्लेक्शन के बारे में बता रहा है। वो रिफ्लेक्शन के बारे में बताया, इन्होंने रिफ्लेक्शन के बारे में बताया। क्या बताया कि जैसे लाइट इंसिडेंट किया, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रहा है, ये हमारा नॉर्मल है, ये बेंड किया, फिर से हम दूसरे पोजीशन पे लेते हैं और एंगल हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमारा I है, ये हमारा R है, I1 R1 इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। यहाँ पे हम एंगल कुछ चेंज करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम एंगल क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ये हम I2 दिए और ये हम R2 दिए। तो उन्होंने क्या कहा कि जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, ये साइन के टर्म में उन्होंने कहा कि जब हम साइन I1 अपॉन साइन R1 और ये साइन I2 अपॉन साइन R2 जब हम लिखेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आएगा। एक मीडियम में, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसी एंगल पे हम लाइट को इंसिडेंट करके तो वो रिफ्लेक्ट हुआ। अब जब हम एंगल चेंज किए, मीडियम वही रहने दे रहे हैं, एंगल को जब चेंज कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड भी चेंज होगा।
अब हम जब रेशियो लिए साइन आई अपॉन साइन आर, फिर से साइन आई टू अपॉन साइन आर टू, तो हर एक कंडीशन में हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। और इसी वैल्यू को कहा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो यहां पे म्यू लिख दिया, हमको एन से लिखना है। तो ये जो कांस्टेंट है, यह कांस्टेंट क्या है, यही कांस्टेंट को बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ये चेंज तो नहीं होगा। ये जो कांस्टेंट है कौन सा वैल्यू है, यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्नेल्स लॉ में यही पॉइंट है। तो स्नेल्स लॉ में सबसे फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में था कि इट गिव्स रिलेशन between incidence ray I एंगल I एंड एंगल R, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे। स्नेल्स लॉ ने इंसिडेंस रे और रिफ्रैक्टेड रे के बारे में बताया। सेकंड में क्या कहा कि साइन I अपॉन साइन R का जो रेशियो है, यह हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और हम जब इसके बारे में जब समझ गए हैं स्नेल्स लॉ के बारे में, अब हम कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि एंगल आई हमारा 30 डिग्री और एंगल आर जो है वह 60 डिग्री है, मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल 60 डिग्री है आर, और आई जो है वह 30 डिग्री। और अगर हमसे पूछ रहा है कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो निश्चित रूप से हम स्नेल्स लॉ यहाँ पे यूज करेंगे, और वो क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, आई का वैल्यू क्या है साइन 30 और हमारा ये क्या है साइन 60। तो साइन 30 यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से यह बेसिक पॉइंट हमें जानना होगा कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 और साइन 60 √3/2। तो 1/2 इंटू 2/√3, तो ये हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/√3। इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या है हमारा 1/√3। तो यह बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बेस्ड यह क्वेश्चन है। तो इस तरह के ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। अब हम इससे कुछ आगे का देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में 2 मार्क्स में क्वेश्चन में यह भी आता है, यह भी जानना है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर जब हम करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करते हैं, एक पॉइंट है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पॉइंट बोले, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सेकंड पॉइंट क्या बोले, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझिए, नॉर्मल है, जनरली पूछा नहीं आता, लेकिन जानना चाहिए, अगर पूछ देगा तो हमको लिखना ही होगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डिफरेंस है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं कि जब हमारा मीडियम, फर्स्ट मीडियम जो है वह चेंज नहीं होगा एट एनी कॉस्ट। फर्स्ट मीडियम आर डज नॉट चेंज एट एनी कंडीशन, but in a relative refractive index, medium first and second both medium will be changes। हमारा दोनों में रिफ्रैक्टिव और इंसिडेंट्स और रिफ्रैक्टिव दोनों हमारा जो है, या फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम दोनों चेंज होगा, लेकिन इसमें फर्स्ट मीडियम हमारा फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा। और यह फर्स्ट फिक्स है, इस मींस यह हमारा क्या है, वैक्यूम है। अब जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल से फिर समझते हैं कि मान लेते हैं कि एक फ्रेंड है किसी का और वह कहीं जा नहीं सकता है, मान लेते हैं कि वह किसी का गर्लफ्रेंड है, तो वह गर्लफ्रेंड अपने घर से निकलेगा तो वह सेकंड मीडियम में आएगा। सेकंड मीडियम कुछ भी हो सकता है, वो या तो कोचिंग आएगा, नहीं तो वो कहीं स्कूल जा सकती है, किसी घर जा सकती है। अब लेकिन वह निकलेगी हमेशा अपने ही घर से, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम या कुछ भी हो सकता है। या फर्स्ट मीडियम हमारा ग्लास हो सकता है, ये हमारा डायमंड हो सकता है, ये हमारा वाटर हो सकता है, ये हमारा ग्लास हो सकता है, ये एयर हो सकता है, ये वाटर हो सकता है। तो मीडियम हमारा यहाँ पे चेंज होगा, फर्स्ट और सेकंड बोथ मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट इन ए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द फर्स्ट मीडियम विल बी ऑलवेज फिक्स्ड, दैट इज वैक्यूम। ओके, तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था एब्सोल्यूट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स समझते हैं इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस्ड पर, ताकि हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो और एग्जाम में क्वेश्चंस आसानी से बन सके। तो क्वेश्चन है हमारा
कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.5. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.5. Water is 1.5 with respect to air. With respect to air, now find velocity of light in water. Velocity of light in water. Velocity of speed of light in water. जहाँ velocity नहीं लिख रहे हैं वहाँ है speed of light in water. चलिए speed of light in water. ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है. अब क्वेश्चन को समझिए. वाटर का रिफ्लेक्सिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है किसके कंपेयर में? एयर के कंपेयर में. हम लिखते कैसे हैं? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सॉरी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और यह वैल्यू कितना दिया हुआ हमारा? 1.5. और हम क्या जानते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जब हम लिखे, हमारा ये एयर है और यह वाटर, तो समझिएगा यहां पे थोड़ा सा, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है. तो स्पीड ऑफ लाइट हम जब लिखेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा? वाटर का लिखे हैं और एयर का, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट c1/c2. c1 किसके लिए? एयर के लिए है, तो यहाँ एयर दिए स्पीड, और c से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइट की स्पीड को, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाटर. अब हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड वाटर का स्पीड हमसे पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. अब देखिए 1.5 इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. 1.5 3 × 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, दैट इज सी वाटर. सो अगर हम इसे लिखें तो सी वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 1.5. इसे हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं. ये डेसिमल जैसे ही हटा तो ये 10, तो 3552, दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. वाटर में इसका स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो समझे रिलेशन हमारा क्या आया ये. तो फाइनली हम यहां पे लिखना चाह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह हमारा 2:1 अगर हम लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 कंपेयर विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो हम क्या लिखते हैं? 2/1. और जो हमारा स्पीड है वह क्या हो जाता है? c1/c2. ठीक है, यहां तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लिए और स्पीड ऑफ लाइट लिख लिए. और स्नेल्स लॉ यही चीज बोला था, तो हम फाइनली लिख देते हैं sin I/sin r इज इक्वल टू फिक्स्ड इंडेक्स ऑफ 2 कंपेयर टू 1 इज इक्वल टू c1/c2. इस रिलेशन को ध्यान रखिए, आपका न्यूमेरिकल्स नहीं छूटेगा. कभी कभी हमें इस रिलेशन पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कभी हमें इस रिलेशन पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे. तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. बस ध्यान रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपेयर में किया जा रहा है? तो 2 कंपेयर टू 1, तो हम सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ एयर, और जब स्पीड लिखेंगे तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर c1/c2. ये अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं. इस क्वेश्चन से और हमारा क्लियर होगा कंसेप्ट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 4/3. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x with respect to y, refractive index of x with respect to y is 4/3. Okay, and z with respect to y, and refractive index of z with respect to y is, वो है हमारा 3/2. 3/2. ठीक है, क्या कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y इज 4/3.
and refractive index of Z with respect to Y is 3/2, and calculate refractive index of X. Calculate refractive index of X with respect to Z, with respect to Z, and Z with respect to H, and Z with respect to X. मतलब क्वेश्चन में आपको गिवन है x with respect to y refractive index 4/3 and refractive index of z with respect to y is 3/2, और आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया x with respect to z और z with respect to x। तो हम आपको यहाँ पे ये सॉल्व करके देंगे और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अब समझते हैं सबसे पहले कि हम लिखेंगे कैसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x with respect to y हम कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x with respect to y लिखे हम, और ये वैल्यू क्या दिया हमें? 4/3 लिखिए। अब दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z with respect to y, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z with respect to y इज इक्वल टू क्या है हमारा? 3/2। अब हमसे पूछा गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x अपॉन z क्या होगा। तो देखिए इन दोनों को रिलेशन को अगर हम देख रहे हैं, अब यहाँ पे मैथ्स का कुछ कॉन्सेप्ट यूज करना होगा रेशियो का, कि अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो हमारा ये जो है y डिनोमिनेटर का सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और यह न्यूमरेटर का ये जो है यह हमारा रहेगा और यह भी, तो ये रेशियो हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे ये फाइंड करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू z के लिए डिवाइड करेंगे हम। अब किससे कर रहे हैं? 1/2 कर रहे हैं। इसे हम लिखेंगे कैसे? सिंपल, जब हम लिखे इसको nx अपॉन ny, जब हम डिवाइड किए तो यहाँ पे लिखते हैं nx अपॉन ny, डिवाइड का साइन दिए, nz अपॉन ny, और इधर भी 4/3 डिवाइड 3/2। अब यह हमारा कैंसिल होगा निश्चित रूप से, nx अपॉन ny इंटू ny अपॉन nz, दिस वन इज कैंसिल आउट, एंड 4/3 इंटू 2/3 दैट इज 8/9। इट मीन्स nx बाय nz इज 8/9। देख लीजिए nx अपॉन nz ही बचा हमारे पास 4/9, nx अपॉन nz ही बचा। जब हम डिवाइड किए, यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं 4/3, और ये जब डिवाइड करेंगे 3/2, तो क्या हो जाएगा हमारा? 4/3 इंटू 2/3, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? 8/9। यही आया है हमारा nx अपॉन nz। और सेकंड में पूछा गया हमसे z विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर दीजिए कि क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट और साथ में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि फिर से कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट फिजिक्स का, साइंस का हम कुछ लेकर के आए ताकि वो आपको एग्जाम में हेल्प मिले। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, थैंक यू।